एक सवाल है आपसे कि सेना का पीओके पर प्रण, उसका मजाक उड़ाना क्या देशभक्ति होती है क्या? पीओके को लेकर सेना की तैयारी पर सवाल उठाना देशभक्ति है क्या? गलवान में सेना की गौरव गाथा पर तंज कसना, मजाक उड़ाना, इसे देशभक्ति कहा जाता है क्या? क्या दुश्मन देश की भाषा बोलना देशभक्ति होती है क्या? देश नहीं झुकने देंगे, आप सभी देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। ऋचा चड्ढा का समर्थन और अक्षय कुमार का विरोध, दरअसल देखिए आज की खबर है, दो तरीकों से हो रहा है। पहला, अक्षय कुमार को विदेशी बताकर और यह कहकर कि भारत के अंदरूनी मामलों में विदेशी अक्षय कुमार की सलाह नहीं चाहिए, वो तो विदेशी है, हमारा अंदरूनी मामला है, क्योंकि अक्षय कुमार ने ऋचा चड्ढा को आईना दिखा दिया था। दूसरा सवाल यह उठाया जा रहा है कि भाई लोकतंत्र में सवाल उठाना तो देशभक्ति है, इसलिए हमने सवाल उठाया कि सेना के पीओके पर प्रण पर उसका मजाक उड़ाना देशभक्ति है क्या? कल आप जानते हैं हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने दरअसल ये लिखा था, हाय गलवान, ये आपकी गलवान से हाय। उन्होंने ये बात उस ट्वीट के जवाब में लिखी थी जिसमें भारतीय सेना की उत्तरी कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का वो बयान था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भारतीय सेना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस भारत में मिलाने के लिए तैयार है। मतलब पीओके को वापस भारत में लाने का जो प्रण है भारत का, उसके लिए सेना तैयार है। ये सेना देश का प्रण है, पीओके पर भारत का प्रण है, लेकिन इस पीओके पर प्रण का मजाक उड़ाया ऋचा चड्ढा ने। गलवान से हाय। पाकिस्तान में तो बहुत फैन फॉलोइंग बढ़ गई है ऋचा चड्ढा जी की, बताएंगे आगे आपको। उन्हें सिर्फ मतलब आदेश का इंतजार है, ये सेना ने कहा। ऋचा चड्ढा ने इसी ट्वीट के जवाब में गलवान से हाय लिखा, हाय गलवान लिखकर भारतीय सेना का मजाक उड़ाने की कोशिश की। जबरदस्त विरोध हुआ, उनको भी समझ में आया कि गलत उन्होंने ट्वीट कर दिया, उन्होंने माफी मांग ली, उन्होंने देश से माफी मांगी, उन्होंने ट्वीट डिलीट किया। लेकिन इस बीच हिंदी फिल्मों के अभिनेता अक्षय कुमार ने भी ऋचा चड्ढा के जवाब में एक ट्वीट किया। उसमें उन्होंने लिखा कि बहुत दुखदाई है, हमें कभी भी अपनी सेनाओं के प्रति एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए, वो हैं तो हम हैं। ये अक्षय कुमार ने ट्वीट करा, ऋचा चड्ढा का ट्वीट था जो उन्होंने मजाक उड़ाया। लेकिन आज सुबह से अब हो क्या रहा है? ऋचा चड्ढा माफी मांग चुकी हैं, ऋचा चड्ढा देश से माफी मांग चुकी हैं, वो कह चुके हैं कि उनसे गलती हुई, ट्वीट डिलीट कर चुकी हैं। अब सुबह से कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, कांग्रेस पार्टी से जुड़े ट्विटर हैंडल से अक्षय कुमार पर निशाना साधे जाने लगा है और कनाडा का नागरिक बताते हुए लिखे जाने लगा है कि उन्हें तो चुप ही रहना चाहिए। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अक्षय कुमार के लिए जो लिखा है वो मैं आपको पढ़कर भी सुनाऊंगा और वो आपको टीवी स्क्रीन पर भी हम दिखाएंगे कि सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की तरफ से उनकी तरफ से क्या लिखा गया। उन्होंने लिखा, समवन टेल कैनेडियन कुमार टू शट अप। सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, यानी कि कोई अक्षय कुमार को कांग्रेस की तरफ से उन्होंने लिखा, ये आपके टीवी स्क्रीन पर है, समवन टेल अक्षय कुमार कैनेडियन कुमार टू शट अप, अपना मुंह बंद रखें वो। अब अक्षय कुमार ने आईना दिखाया, उन्होंने सेना के पक्ष में बोला और ऋचा चड्ढा को आईना दिखाया। कांग्रेस अक्षय कुमार के खिलाफ उतर आई है मैदान में। इसके अलावा कांग्रेस की नेता और पूर्व अभिनेत्री नगमा, इनका भी ट्वीट देखिए। पूरी कांग्रेस, ऋचा चड्ढा माफी मांग चुकी है लेकिन ऋचा चड्ढा के समर्थन में पूरी कांग्रेस मैदान में। नीचे ट्वीट किया गया कि ऋचा चड्ढा ने कुछ भी गलत नहीं किया, आई डोंट थिंक शी मॉक्ड सैक्रिफाइस ऑफ आवर सोल्जर्स, ये नीचे ट्वीट किया गया। नगमा ऊपर लिख रही है, नगमा ने ट्वीट किया और ऋचा का समर्थन किया, क्वाइट राइट, यानी कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। इसके बाद ट्विटर पर कैनेडियन कुमार ट्रेंड करने लगा, समझिएगा, और कांग्रेस और उसके समर्थकों ने अक्षय कुमार को चुप रहने की सलाह दी और अपशब्द लिखे जाने लगे। अब सोचिए, अक्षय कुमार ने ऋचा चड्ढा को आईना दिखाया, देश की सेना की बात करी, वो ऋचा चड्ढा जिनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने गलत लिखा। अब सवाल यह है, सवाल समझिएगा, सुनिएगा कि कांग्रेस ये क्यों कर रही है कि अक्षय कुमार ने तो सिर्फ इतना कहा था कि सेना का मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए और हमें हमारी सेनाओं का एहसानमंद मतलब होना चाहिए और एहसान नहीं भूलना चाहिए, जबकि ऋचा चड्ढा ने सीधे सीधे भारतीय सेनाओं का मजाक उड़ाया था, पीओके पर भारत के प्रण पर तंज कसा था। सवाल, तो क्या कांग्रेस का अक्षय कुमार पर हमला ऋचा चड्ढा का समर्थन नहीं है? क्या ऋचा चड्ढा के बयान का समर्थन भारतीय सेना का मजाक उड़ाना नहीं है? और तीसरा और सबसे अहम सवाल, क्या भारतीय सेना का मजाक उड़ाकर कांग्रेस को कोई राजनीतिक फायदा पहुंचता है?
क्या गुजरात में लाभ के लिए सेना पर सवाल उठाने वाली ऋचा चड्ढा के सम्मान में पूरी कांग्रेस मैदान में? बड़ी बात यह है कि कांग्रेस जिस ऋचा चड्ढा के समर्थन में खड़ी हो गई है ना, कांग्रेस से समर्थन मिल रहा है और पाकिस्तान में भी समर्थन मिल रहा है। आपकी टीवी इसको फुल स्क्रीन पर दिखा दीजिए। कांग्रेस में समर्थन मिल रहा है ऋचा चड्ढा को, और ये हम न्यूज पाकिस्तान में जबरदस्त फैन फॉलोइंग बढ़ गई है ऋचा चड्ढा की, क्योंकि उसमें इन्होंने जो लिखा है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस जो आप देख रहे हैं टारगेटेड बाय एक्सट्रीमिस्ट, मतलब कट्टरपंथी। अब सेना और देशभक्त लोग जो सवाल पूछ रहे हैं उन्होंने भी माफी मांग ली है, लेकिन यहां पर ऋचा चड्ढा पिछले 2 दिनों से हम बता रहे हैं पाकिस्तान में खूब तारीफ बटोर रही है। कांग्रेस भी ऋचा चड्ढा के समर्थन में और पाकिस्तान भी उनकी तारीफ में। पाकिस्तान का मीडिया कैसे कसीदे कर रहा है उसका एक उदाहरण पाकिस्तानी टीवी चैनल की तरफ से किया गया एक ट्वीट है। पाकिस्तानी चैनल्स पर कवरेज है ऋचा चड्ढा के सम्मान में, पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स मैदान में, और उनको हीरोइन बना दिया गया है। बहुत ग्लैमर, बहुत सम्मान मिल रहा है पाकिस्तान की न्यूज चैनल्स में ऋचा चड्ढा को, क्योंकि उन्होंने भारतीय सेना के पीओके वाले प्रण का मजाक उड़ाया और दुश्मन देश की भाषा बोली एक तरीके से। तो दुश्मन देश खुश है, लेकिन कांग्रेस क्यों खुश है, सवाल यह है। अब सवाल यह कि जिसने भारत की सेना का मजाक उड़ाया, जो आज पाकिस्तान की मीडिया के लिए भारत विरोध का चेहरा है, उसे बचाने के लिए कांग्रेस ने अपने पूरे इकोसिस्टम को ऐसा लग रहा है एक्टिवेट कर दिया। क्यों कर दिया? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई पहली बार नहीं किया गया। ऋचा चड्ढा का समर्थन इस क्रोनोलॉजी की बस एक कड़ी भर है। आपको याद होगा, समझिएगा, 2017 में डोकलाम के मुद्दे पर भारत और चीन की सेना आमने सामने आ गई थी। डोकलाम विवाद याद है? इसके करीब 1 साल बाद राहुल गांधी ने लंदन में एक बयान दिया था और कहा कि उन्हें डोकलाम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अगर वो होते तो इसका हल दूसरे तरीके से करते। एक तरफ तो राहुल गांधी ने कहा था कि उन्हें डोकलाम विवाद के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने दावा किया कि चीन की सेना अब भी डोकलाम में है। डोकलाम के समय में भी राहुल गांधी ने विदेश में जाकर यह कहा था। सेना ने वहां काफी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना लिया है। राहुल गांधी ने बयान तब दिया जब वो खुद विदेश मामलों में बनी संसद की जो स्टैंडिंग कमेटी है, वो रिपोर्ट मेरे हाथ में है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन तब राहुल गांधी ने क्या कहा था डोकलाम के समय, उसको सुनिए और समझिए क्रोनोलॉजी को। The other thing is that the words used are very interesting. The Chinese have withdrawn from the point of contact. They have withdrawn from where the altercation happened. The truth is the Chinese are still in Doklam today. देखिए, राहुल गांधी ने बयान तब दिया जब वो खुद विदेश मामलों पर संसद की एक एक्सटर्नल अफेयर्स की कमेटी थी। ये मेरे हाथ में रिपोर्ट है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो आप कह सकते हैं कि कहा कुछ और हुआ कुछ, 73 दिन तक चले डोकलाम विवाद पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई थी। ये रिपोर्ट इस वक्त मेरे हाथ में है। जिस कमेटी ने रिपोर्ट तैयार की थी उसके अध्यक्ष कांग्रेस नेता शशि थरूर। मैं पढ़ देता हूं, ये रिपोर्ट मेरे हाथ में है। ये रिपोर्ट के जब आप तीसरे पन्ने में जाएंगे, ये डोकलाम विवाद के समय ये कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स की एक समिति बनी थी डोकलाम पर बात करने के लिए, और उसकी जो कंपोजिशन ऑफ कमेटी थी, अगर कैमरे में हम जूम करके दिखा सके, ये देखिए, कमेटी ऑन कंपोजिशन ऑफ द कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स। इसमें डॉक्टर शशि थरूर कांग्रेस के नेता चेयरपर्सन, और 8वें नंबर पर नाम आएगा श्री राहुल गांधी। देखा आपने? यानी कि इस कमेटी में राहुल गांधी जी हैं और शशि थरूर हैं चेयरपर्सन। ये डोकलाम को लेकर समिति बनी थी। अब इसके अगर 8वें पन्ने पर मैं जाता हूं, उसकी जो कंक्लूजन था, उसमें जो रिपोर्ट में कहा गया था, वो एक बार मैं पढ़कर आपको बता दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि विवाद क्या है। उसमें द कमेटी वुड लाइक टू पुट ऑन रिकॉर्ड, आगे पढ़िए, देयर एप्रिसिएशन फॉर द ब्रेव एंड टाइमली एक्शन ऑफ अ सिक्योरिटी फोर्सेस। डोकलाम के समय हमारी सेना ने जिस तरह की कार्रवाई की, एप्रिसिएशन यानी कि उनकी तारीफ की जानी चाहिए, विच चेक द पीएलए ट्रूप फ्रॉम कंटिन्यूइंग विद देयर रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इन साउथ डोकलाम। डोकलाम के समय भारतीय सेना ने जिस तरह की कार्रवाई की वो काबिले तारीफ है। ये राहुल गांधी, जिस समिति ने निष्कर्ष दिया उसमें राहुल गांधी थे, जिस समिति ने निष्कर्ष दिया उसमें शशि थरूर थे,
और इसमें आगे जो लिखा गया वो मैं पढ़ूंगा, क्योंकि आपने अभी विदेश में राहुल गांधी ने कहा क्या कि डोकलाम को लेकर अलग तरीके से हैंडल हो सकता था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया और मैं होता तो कुछ और करता। लेकिन जब समिति में था उसमें क्या है, इसको एक बार जूम कर दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए पढ़िए। द कमिटी वुड कमेंड द गवर्नमेंट्स ओवरऑल हैंडलिंग ऑफ द क्राइसिस। ये कमेटी सरकार ने जिस तरह से डोकलाम क्राइसिस को हैंडल किया उसकी तारीफ करती है। एज इट मैनेज टू सेंड नेसेसरी सिग्नल्स टू चाइना, चाइना को संदेश दिया जो जरूरी था। एंड इंडिया विल नॉट इन इट्स यूनिलैटरल एंड फोर्सफुल अटेम्प्ट्स टू चेंज द स्टेटस को। मतलब भारत दृढ़ संकल्प है, भारतीय सेना, भारत की सरकार ने बहुत अच्छी कार्रवाई की। ये डोकलाम को लेकर जो समिति बनी थी उसमें राहुल गांधी जी, उसमें शशि थरूर, विदेश में उन्होंने कहा कि डोकलाम को लेकर ठीक से हुआ नहीं, चीजें जो होनी चाहिए थी। और यहां जो रिपोर्ट है, कमेटी के सामने अपनी बातें रखी। और आपको बता दें, इस कमेटी के सामने सेना के कई बड़े बड़े अधिकारियों ने अपनी बातें रखी थी और कमेटी के सदस्यों की स्थिति से वाकिफ कराया था। लेकिन सोचिए, जिस कमेटी के सदस्य खुद राहुल गांधी थे, ये निष्कर्ष मैं आपको बता रहा हूं, जिसके अध्यक्ष कांग्रेस के नेता शशि थरूर थे, जिसकी रिपोर्ट का निष्कर्ष यह था कि भारत सरकार ने इस विवाद को अच्छे से ढंग से हैंडल किया। राहुल गांधी उसी कमेटी के निष्कर्ष से इतर किसी तीसरे देश में जाकर यह कह रहे थे कि चीन के सैनिक अब भी डोकलाम में हैं। वो रिपोर्ट में कह रहे हैं कि डोकलाम में सेना ने अच्छा काम किया, सरकार ने अच्छा काम किया। विदेश में जाकर कह रहे हैं कि डोकलाम में चीनी सैनिक अभी भी हैं। इतना ही नहीं, जब डोकलाम में भारत की सेना चीन की सेना की आंखों में आंखें डालकर खड़ी थी ना, तब राहुल गांधी दिल्ली में चीन के तत्कालीन राजदूत से मुलाकात कर रहे थे। पहले तो कांग्रेस इस मीटिंग से इनकार करती रही, लेकिन फिर कांग्रेस को मानना पड़ा कि राहुल गांधी और चीन के राजदूत मिले थे। राहुल गांधी ने चीन के इन्हीं राजदूत से 2016 में भी मुलाकात की थी और तब उनके साथ उनकी बहन प्रियंका वाड्रा भी वहां पर मौजूद थी। ये क्रोनोलॉजी आपको समझाने के लिए कि गलवान को लेकर रिचा और कांग्रेस क्यों साथ साथ हैं। आप समझ रहे हैं, गलवान वाले विवाद को लेकर और गलवान में भारतीय सेना की गौरव गाथा का मजाक उड़ाने को लेकर रिचा और कांग्रेस क्यों साथ साथ हैं, यह समझाने की जरूरत थी आपको। इसी तरह जनवरी 2022 में चीन की तरफ से एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया गया था। समझिएगा बहुत ध्यान से, पूरी क्रोनोलॉजी खोलकर रख दूंगा आज, जिसके जरिए चीन ने यह साबित करने की कोशिश की थी कि गलवान में उसकी सेना कितनी मजबूत है। चीन प्रोपेगेंडा वीडियो, प्रॉक्सी वॉर चलाता है, इस तरह के झूठे वीडियो। वो जानता है पिटाई हुई है गलवान में, भारतीय सेना ने हड्डियां तोड़ दी, हमारी सेना ने कमर तोड़ पराक्रम दिखाया था गलवान में, हड्डियां तोड़ दी थी चीन के सैनिकों की। तो वहां चीन का मतलब वो, लेकिन चीन प्रोपेगेंडा प्रॉक्सी वॉर करता है कि चीन ने गलवान में बहुत शानदार चीन का झंडा फहराया जा रहा है। ये चीन का प्रोपेगेंडा था और राहुल गांधी खुद उस प्रोपेगेंडा को पेडल करने लगे। साफ है कि राहुल गांधी समय समय पर चीन के प्रोपेगेंडा को इस्तेमाल करके बीजेपी के खिलाफ राजनीति करते रहे हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, बीजेपी के खिलाफ राजनीति होनी चाहिए, आप पॉलिटिक्स करिए। लेकिन चीन के चक्कर में भारत पर सवाल उठाना और सेना पर सवाल उठाना ये सही नहीं। और ये सही है कि राजनीति में ऐसे ही एक दूसरे पर निशाना साधा जाता है, लेकिन आज सवाल राजनीतिक दुश्मनी पर नहीं बल्कि देश की सेना पर सवाल उठाने वालों के साथ खड़े होने पर है। आखिर में आपको 2008 का एक वाक्य बताते हैं, जब देश में यूपीए की सरकार थी और चीन के मौजूदा राष्ट्रपति शी जिनपिंग चीन के उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। ये तथ्य नोट कर लीजिए, पता होने चाहिए आपको जो मैं आपको बता रहा हूं। तब भारत की कांग्रेस पार्टी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच एक एमओयू हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मैं इसको फिर से रिपीट करूंगा, आप शब्दों को पकड़ नहीं पाए होंगे, मैं बता रहा हूं। ये भारत और चीन के बीच एमओयू नहीं हुआ था, ये भारत की कांग्रेस पार्टी यानी कि एक परिवार और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच, दो देशों के बीच में नहीं, एक एमओयू हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ, साइन हुआ। चीन, कांग्रेस और चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के बीच विचारों के आदान प्रदान को लेकर यह समझौता चीन की राजधानी बीजिंग में हुआ था और इस पर राहुल गांधी और शी जिनपिंग ने हस्ताक्षर किए थे। इस मौके पर सोनिया गांधी भी मौजूद थी। अच्छा, इसको लेकर इससे जुड़ी एक तस्वीर अक्सर वायरल होती है, ये तस्वीर जिसमें आप देख रहे हैं, जिसमें आप राहुल गांधी, सोनिया गांधी और शी जिनपिंग को एक साथ दे सकते हैं। ये इसलिए सब बताना पड़ रहा है क्योंकि गलवान को लेकर, गलवान के खिलाफ, मतलब गलवान में भारतीय सेना के पराक्रम का मजाक जिन्होंने उड़ाया, रिचा चड्ढा ने उड़ाया मजाक, तंज कसा भारतीय सेना पर, पीओके पर, प्रण पर तंज कसा,
उसके समर्थन में आखिर कांग्रेस पार्टी क्यों आ रही है, इसलिए बताना जरूरी है। इस तस्वीर में राहुल गांधी एक दस्तावेज, आप देख रहे हैं, दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ये तस्वीर कब की है ये कहना मुश्किल है, लेकिन अक्सर ये दावा किया जाता है कि ये कांग्रेस पार्टी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच जो करार, जिसका भी मैंने जिक्र किया, MOU, उसी दौरान ली गई थी। अगर हम तस्वीर की तहकीकात में ना भी जाएं तो यह बात साफ है कि आज राहुल गांधी जिस चीन का जिक्र करके बार बार भारत सरकार और सेना पर सवाल उठाते हैं और चीन के साथ विवाद पर भारतीय सेना के आधिकारिक स्टैंड को मानने से एक तरह से इंकार कर देते हैं। उनके और उनकी पार्टी के चीन की कम्युनिस्ट सरकार के साथ गहरे संबंध रहे हैं और गलवान के मुद्दे पर ऋचा चड्ढा का समर्थन करके भी कांग्रेस पार्टी ने यही साबित करने की एक तरीके से कोशिश की है। लेकिन इस चीज को समझिए कि कांग्रेस जिस ऋचा चड्ढा के समर्थन में उतरी है, उन्होंने गलवान के शहीदों का मजाक उड़ाया, कर्नल संतोष बाबू की शहादत का मजाक उड़ाया। भारत के 140 करोड़ लोग आज भी 15 जून 2020 की वो रात नहीं भूले हैं जब भारत के निहत्थे जवानों ने चीनी सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए थे, हड्डियां तोड़ दी थी, गर्दन तोड़ पराक्रम दिखाया था। इस झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। कर्नल संतोष बाबू ने इन सैनिकों का नेतृत्व करते हुए अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर कर दिए। और ऋचा चड्ढा लिखती हैं, गलवान हाय बोल रहा है। और कांग्रेस पार्टी उन ऋचा चड्ढा के समर्थन में उतर आती है और अक्षय कुमार के खिलाफ। इसी झड़प में चीन के कई सैनिक भी मारे गए थे। जानते हैं, चीन आज तक दुनिया को नहीं बता पाया है कि उस रात उसके कितने सैनिकों को भारतीय सेना के वीरों ने मौत के घाट उतार दिया था। चीन आधिकारिक रूप से अपने से 5 सैनिकों के मारे जाने की बात करता है, लेकिन इस साल एक ऑस्ट्रेलियन अखबार, भारत नहीं, चीन नहीं, समझिएगा, एक ऑस्ट्रेलियन अखबार ने दावा किया था कि चीन के कम से कम 45 सैनिक इस दौरान मारे गए थे। ऋचा चड्ढा जी और कांग्रेस पार्टी भी सुन ले, 45 सैनिकों को ढेर किया था हमारी सेना ने, हड्डियां तोड़ दी थी, रीढ़ की हड्डी तोड़ी थी, गर्दन तोड़ी थी। इसलिए आज हम उस इकोसिस्टम पर इसलिए सवाल उठा रहे हैं कि सेना पर सवाल उठाना छोड़ दीजिए। जो ऋचा चड्ढा के बहाने गलवान की गौरव गाथा का मजाक उड़ा रहे हैं ना। और एक बात और, जो लोग अक्षय कुमार को विदेशी बताकर कह रहे हैं कि तुम तो चुप ही रहो भाई, तुम तो विदेशी हो, घर के अंदरूनी मामलों में विदेशी की क्यों सुने, उन्हें भारत के अंदरूनी मामले पर बोलने का हक नहीं। अक्षय कुमार तो विदेशी है। उनमें से ज्यादातर उस इकोसिस्टम का हिस्सा है जो अपनी भारत विरोधी बातों के लिए विदेशों से समर्थन हासिल करते हैं। उन्हें वैलिडेशन फॉरेन से चाहिए होता है। देखो, विदेश के अखबार में यह छपा है, भारत की किरकिरी हो रही है विदेशी अखबार में, मोदी के लिए छाप दिया विदेशी अखबार में, जो ये चाहता है कि उनकी भारत विरोधी सोच को दुनिया के बड़े बड़े देश सर्टिफिकेट दें, तो विदेशी वैलिडेशन चाहिए होती है। ये लोग भूल जाते हैं कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की। कांग्रेस पार्टी की स्थापना? एओ ह्यूम और एनी बेसेंट शामिल थे। ये लोग भूल जाते हैं कि कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी मूल रूप से इटली की हैं और कहा जाता है कि उन्होंने 1983 में भारत की नागरिकता ली थी। सोनिया गांधी के विदेशी मूल को मुद्दा बनाते हुए शरद पवार कांग्रेस से अलग हो गए थे, याद होगा आपको, उनके विदेशी मूल को मुद्दा बनाते हुए उन्होंने अपनी एक नई पार्टी एनसीपी बना ली थी। हम ये सब आपको इसलिए बता रहे हैं कि इस इकोसिस्टम के लिए असली मुद्दा अक्षय कुमार की नागरिकता नहीं है। आपको लग रहा हो कि इनको विदेशी नागरिकता से परेशानी हो रही है, नहीं, इनका असली मुद्दा अक्षय कुमार की नागरिकता नहीं है, बल्कि इनका उद्देश्य भारत के शूरवीरों का अपमान करना है, कर्नल संतोष बाबू की शहादत का मजाक उड़ाना है, गलवान में भारत की गौरव गाथा पर तंज कसना है। ये वो लोग हैं जिन्हें कनाडा और ब्रिटेन जाकर और वहां की नागरिकता लेकर भारत का विरोध करने वाले खालिस्तानियों से प्रॉब्लम नहीं है। इन्हें दिक्कत उन वामपंथी विचारधारा वाले पत्रकारों से नहीं है जिनके खुद के पास अमेरिका जैसे देशों की नागरिकता है और जो भारत में बैठकर भारत को गाली देते हैं, लोकतंत्र में मिली आजादी का फायदा उठाकर भारत को गरियाते हैं, भारत को बदनाम करते हैं, भारत के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं, टूल किट का पार्ट होते हैं। इन्हें दिक्कत उन संस्थाओं से नहीं है जो विदेशी चंदे और फंड के दम पर भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश करती है। इन्हें दिक्कत एक अभिनेता से है जिसके पास कनाडा का पासपोर्ट है और जो भारतीय सेना का समर्थन करता है। प्रॉब्लम यह है कि वो भारतीय सेना का समर्थन क्यों कर रहा है। इसी चीज को लेकर आज दिन भर सियासत हुई और इसी चीज को लेकर आपको बताना जरूरी था कि किस तरह से अक्षय कुमार के विरोध में और ऋचा चड्ढा के समर्थन में पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई नजर आई। आज की एक और बड़ी खबर, अब हम राजनीति के उस चैप्टर की बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जिसमें
वेब सीरीज की तरह भरपूर मसाला है, कैमरा है, एक्शन है, डायलॉग है, सस्पेंस है, मर्डर है, सुसाइड है, मर्डर है, रोमांच है। राजनीति की वेब सीरीज आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है और आज इस राजनीतिक वेब सीरीज में एक नया अध्याय जुड़ गया है। आज आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यह आरोप लगाकर सियासी सनसनी मचा दी कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रच रही है। पहले मनीष सिसोदिया का वो बयान सुना देते हैं आपको, किस तरह से उन्होंने क्या आरोप क्या लगा, एक बार सुना दीजिए। अरविंद केजरीवाल देश में एक बहुत लोकप्रिय नेता हैं। वो एक काम करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। लोग उनको इस रूप में देखते हैं कि ये व्यक्ति जो कहता है वो करके दिखाता है। इसकी राजनीति में चोरी चकारी की गुंजाइश नहीं है, धोखा देने की गुंजाइश नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति जनता के भरोसे की राजनीति है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब अपने निम्नतम स्तर पर उतर के उनकी हत्या कराने की साजिश कर रही है, उनकी हत्या कराने की साजिश कर रही है, उनकी हत्या कराने की साजिश कर रही है, उनकी हत्या कराने की साजिश कर रही है। केजरीवाल की हत्या कराने की साजिश करी है बीजेपी। सिसोदिया ने क्यों यह आरोप लगाया कि बीजेपी केजरीवाल की हत्या करा सकती है, इसके लिए हमें एक दिन फ्लैशबैक में जाना होगा। दरअसल कल मनोज तिवारी ने एक ट्वीट किया था कि मैं केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूं। भ्रष्टाचार, शराब घोटाला और जेल में मसाज जैसी चीजों को लेकर जनता गुस्से में है। उनके विधायक पिट भी रहे हैं, एक विधायक की पिटाई हो गई थी और दिल्ली के सीएम के साथ ऐसा ना हो, उन्हें सजा न्यायालय ही दे। और इसके अलावा एक टीवी डिबेट में भी, एक टीवी चैनल में भी मनोज तिवारी के एक बयान को आधार बनाकर आम आदमी पार्टी यह कह रही है कि बीजेपी हत्या कराना चाह रही है केजरीवाल की। बस इसी ट्वीट को आधार बनाकर सिसोदिया ने आरोप लगा दिया कि गुजरात और एमसीडी चुनाव के में हार के डर से बौखलाए बीजेपी अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रच रही है। इनके सांसद मनोज तिवारी खुलेआम अपने गुंडों को अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करने के लिए उकसा रहे हैं और इसकी पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। हम इनकी टुच्ची राजनीति से नहीं डरते हैं, इनकी गुंडागर्दी का जवाब अब जनता देगी, आम आदमी पार्टी ने कहा। आम आदमी पार्टी के इस आरोप का जवाब मनोज तिवारी ने दिया है। ये सारी स्थितियां बड़ी चिंताजनक हैं। हमारा ट्वीट पढ़े, हम क्या लिखे हैं। और ये जो ये हत्या की और हत्या की धमकी की जो स्क्रिप्ट है ना, ये आम आदमी पार्टी की बहुत पुरानी है। ये सब देखिए हमारे पास क्या है, ये देखिए, ये सब मनीष सिसोदिया जी का ट्वीट है। केजरीवाल की हत्या करवाना चाहती है बीजेपी। किस डेट की है? ये 2019 में है। ये अलग अलग डेट है। तो ये तो हर साल, खाली साल बदलता है, इनका आरोप यही रहता है। अच्छा, बीजेपी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश आम आदमी पार्टी की चुनावी डायलॉग डिलीवरी है जो हर चुनाव के वक्त आ जाती है। ये ट्वीट भी जारी कर दिया गया और ये ट्वीट किए कुछ आम बीजेपी की तरफ से। बीजेपी ने कहा कि 2019 के भी 2 ट्वीट्स हैं जिसमें हूबहू ये लिखा गया था कि मनीष सिसोदिया ने कि बीजेपी पर केजरीवाल की हत्या की साजिश के आरोप लगाए। मतलब उस वक्त भी ये किया था कि हत्या करा सकती है बीजेपी, 2019 में भी और 2022 में भी। तो ये डायलॉग बाजी है। इसलिए आम आदमी पार्टी के दावे में बीजेपी कह रही है कि बेहद कम दम लगता है और विरोधाभास ज्यादा लगता है। और इस वक्त आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा विरोधाभास से घिरी हुई है। आम आदमी पार्टी खुद को वीवीआईपी कल्चर के खिलाफ बताती है, लेकिन तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन वीवीआईपी सुविधाओं का लाभ देते हुए दिखाई देते हैं। आम आदमी पार्टी खुद को कट्टर ईमानदार बताती है, लेकिन पिछले 78 दिनों से उसी आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ हर 13 दिन में एक स्टिंग आ रहा है, हर 13 दिन में एक स्टिंग ऑपरेशन हो रहा है। और आम आदमी पार्टी कह रही है कि सीसीटीवी क्यों लगा हुआ था वहां पर। हर 13 दिन में, पिछले 175 दिनों से हर 19वें दिन एक आरोप लग रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद है। कैलाश गहलोत, आप जानते हैं सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद है। कैलाश गहलोत एक और मंत्री डीटीसी बस खरीद घोटाले के आरोपी हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शराब घोटाले के आरोपी, उन पर आरोप है शराब घोटाले का। अमानतुल्लाह खान वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार मामले में जेल जा चुके हैं, हालांकि अब वो जमानत पर बाहर हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी कैश फॉर टिकट कांड में घिरे हुए हैं। इसी तरह गुजरात से आम आदमी पार्टी के पूर्व उम्मीदवार कंचन जरीवाला से तो उल्टा, उनकी विधानसभा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पैसे मांगे। आरोप खुद उन्होंने लगाए, ये बीजेपी ने आरोप नहीं लगाया, खुद आम आदमी पार्टी के नेता ने लगाया, जरीवाला ने। आम आदमी पार्टी के विधायक मुकेश गोयल पर एमसीडी चुनाव में टिकट के बदले घूस लेने के आरोप लगे। इसी तरह विजय सिंगला को भ्रष्टाचार के आरोप में, तो जैस्मिन शाह को पद का दुरुपयोग करने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया। केजरीवाल का दल भ्रष्टाचार का दलदल। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जिहादी पत्रकारों की जॉब ओपनिंग, जी हां,
हैरान हो जाएंगे आप खबर देखकर। ये छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। उत्तर प्रदेश के संभल में अपराधियों के खिलाफ प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। वहां अवैध भट्टों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। मध्य प्रदेश के बैतूल में इंटरनेशनल बास्केटबॉल प्लेयर ने डैम में कूदकर खुदकुशी की। सर्च ऑपरेशन कर निकाला गया शव। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बदमाशों ने की लड़की की पिटाई। मारपीट की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। लड़की को आई गंभीर चोट। यूपी के अमेठी में मामूली विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ते हुए नजर आए। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को लाठियों से पीटा। पुलिस ने केस दर्ज किया। आरोपियों को जेल भेजा गया। हिमाचल प्रदेश के बद्दी में नकली दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्री सील की गई। पुलिस ने 3 जगहों पर छापेमारी कर करोड़ों की नकली दवाई बरामद कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में 400 से ज्यादा साड़ियों से हुआ यमुना में चुनरी मनोरथ। इस दौरान लिया गया यमुना नदी को स्वच्छ बनाने का संकल्प। यूपी के अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट ने जारी की तस्वीरें। तेजी से चल रहा रामलला के मंदिर का गर्भगृह निर्माण कार्य आज से स्तंभ लगने का काम शुरू होगा। काशी विश्वनाथ मंदिर में टूटा रिकॉर्ड। 7 महीने में चढ़ाया गया 28 करोड़ रुपए चंदा। ओडिशा के भुवनेश्वर के नंदनकानन चिड़ियाघर में आए नए मेहमान शेरनी ने 5 शावकों को जन्म दिया। यूपी के अयोध्या के एक होटल से भोजपुरी एक्टर आम्रपाली दुबे का चोरी हुआ सामान बरामद हो गया है, जिसके बाद अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद कहा। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विज्ञान भवन में लचित बरफुकन की 400वीं जयंती समारोह के समापन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लचित बरफुकन के योगदान को याद किया। दिल्ली के स्कूलों में क्लासरूम घोटाले के आरोप में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। बीजेपी ने विजिलेंस रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली के स्कूलों में क्लासरूम बनाने को लेकर बड़ा घोटाला हुआ है। अहमदाबाद में पीएम मोदी की रैली से पहले ड्रोन उड़ाने के मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। नो फ्लाइंग जोन में ड्रोन उड़ाने पर पुलिस ने लिया एक्शन। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का सीएम अशोक गहलोत पर निशाना। अशोक गहलोत के सरकार गिराने की साजिश के आरोपों पर नसीहत दी। कहा बेबुनियाद आरोप लगाकर खुद को असुरक्षित महसूस ना करे गहलोत। दिल्ली की जामा मस्जिद से वापस होगा अकेली महिलाओं की एंट्री रोकने वाला फैसला। सूत्रों के मुताबिक उपराज्यपाल की जामा मस्जिद के इमाम से बात के बाद महिलाओं की एंट्री रोकने वाला नोटिस हटाया गया है। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए आज संकल्प पत्र जारी करेगी भारतीय जनता पार्टी। संकल्प पत्र में सभी वर्गों की सुविधाओं पर होगा जोर। दिल्ली हाईकोर्ट से अभिनेता अमिताभ बच्चन को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने बिना उनकी अनुमति के उनकी फोटो, आवाज या किसी भी रूप में उनके इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है। पंजाब के अमृतसर में लूट की वारदात सामने आई है। बंदूक दिखाकर बदमाशों ने लड़के से लूट की। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। करीब 15,000 की लूट कर लुटेरे फरार हुए। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग मामले में जांच एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई दिखाई दी है। शोपिया और अनंतनाग के कई इलाकों में छापेमार कार्रवाई। उत्तराखंड के चमोली में पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। लगातार तापमान गिरने की वजह से हेमकुंड साहिब की पवित्र झील भी जमी। चीन के हेनान इलाके में कोविड को रोकने के लिए बीजिंग जाने वाली सड़क को बंद कर दिया गया है। जजिंग में लगाया गया लॉकडाउन। लोगों को हो रही है भारी परेशानी। चीन के शिनजियांग में आग लगने से हड़कंप मच गया। वहां आग लगने की वजह से 10 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 9 लोग बुरी तरीके से झुलस गए। यूक्रेन के खेरसोन में एक बार फिर बड़ा हमला हुआ है। रूस के हमले में 4 लोगों की मौत हुई है। 10 लोगों के घायल होने की जानकारी। रूस ने खेरसोन पर ताबड़तोड़ 17 बार मिसाइल दागे। यूक्रेन की सेना के हमले में एक रूसी टैंक तबाह हो गया है, जिसका वीडियो भी सामने आया। हालांकि किस इलाके में पुतिन की फौज को यह नुकसान पहुंचा, इसका पता नहीं चल सका। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में भारत ने खड़ा किया रनों का पहाड़। न्यूजीलैंड को जीत के लिए दिया 307 रनों का लक्ष्य। श्रेयस अय्यर, शिखर धवन और शुभम गिल ने लगाए अर्धशतक। न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर बनाए 88 रन। और आइए अब आपको देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए दिखाते हैं धमाकेदार 50। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस मुंबई के पास भाईंदर की खाड़ी में सर्च ऑपरेशन चला रही है। पुलिस को शक है कि आरोपी आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या के बाद उसका फोन इसी जगह फेंका था।
श्रद्धा मर्डर केस में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि आफ्ताब ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े करने के लिए एक नहीं बल्कि कई धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद पुलिस ने दिल्ली के छतरपुर में आफ्ताब के फ्लैट से 5 बड़े चाकू बरामद कर दिए। श्रद्धा और आफ्ताब के 2 दोस्तों के बयान दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट में दर्ज कराए हैं। दोस्तों ने यह बताया कि आफ्ताब श्रद्धा को पीटता था और जान से मारने की धमकी देता था। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब का आज भी जारी रह सकता है पॉलीग्राफ टेस्ट। कल तबीयत खराब होने से अधूरा रह गया था टेस्ट। तो वहीं मुंबई के पास समंदर में श्रद्धा की मोबाइल की तलाश जारी है। ऑस्ट्रेलिया में 5.5 करोड़ रुपए का इनामी राजविंदर सिंह दिल्ली से गिरफ्तार हो चुका है। 24 साल की लड़की की हत्या का आरोपी है। 2018 में ऑस्ट्रेलिया से हुआ था फरार। दिल्ली के चांदनी चौक के भागीरथ पैलेस मार्केट में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। करीब 20 दुकानें जलकर राख हो चुकी है। दमकल की 35 गाड़ियों ने बुझाई आग। बिहार के खगड़िया में आग लगने से मचा हड़कंप। आग की लपटों में देखते ही देखते 4 घर जलकर राख हो चुके हैं। घर के अंदर रखे गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। बिहार के सहरसा में 8 घरों में भीषण आग लगी। घर में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बिहार के पूर्णिया में आग लगने से दहशत फैली। 2 मकानों में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख हुआ। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में घर की छत पर एक अजगर दिखने से हड़कंप मचा। हालांकि जैसे ही अजगर दिखा उन्होंने इसकी जानकारी वन विभाग को दी, जिसके बाद उसका रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। यूपी के लखीमपुर खीरी से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। गन्ने की खेत में दिखा बाघ। पिछले 2 महीने में 5 लोगों पर हमला कर चुका है बाघ। जम्मू कश्मीर के बारामूला में तेंदुए का आतंक। तेंदुए ने एक आदमी पर हमला किया। तेंदुए का वीडियो वायरल हुआ। मध्य प्रदेश के सीधी से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है। तेंदुए ने 7 साल के मासूम पर हमला किया। पिता के सामने मासूम को उठाकर घर से ले गया तेंदुआ। बच्चे की मौत। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक तिलक समारोह में मामूली सी बात पर जमकर डंडे चले। आरोप यह है कि कुछ लोगों ने ठंडी कॉफी पिला दी और इसी बात से नाराज लोगों ने कॉफी पिलाने वाले आदमी की पिटाई कर डाली। राजस्थान और अब एक ऐसी खबर जिससे भारत में बैठे कुछ लोग बेहद खुश हो जाएंगे। अब खबर यह कि मीडिया में एक वर्ग में बताया जा रहा है कि जिहादी पत्रकारों के लिए बम्पर जॉब ओपनिंग निकली है। ठीक सुन रहे हैं आप, जिहादी पत्रकारों के लिए। इस नौकरी के लिए क्वालिफिकेशन बस इतनी है कि अप्लाई करने वाले लोग राष्ट्रवाद विरोधी होने चाहिए, एक तो आतंक समर्थक होने चाहिए, दुनिया भर के आतंकी उनके लिए पूजनीय हो और ऐसे लोग जो हिंदुओं को काफिर मानते हो, देश नहीं दुनिया भर के संस्थानों पर पहला हक मतलब मुसलमानों का मानते हो, घुसपैठिए रोहिंग्या उनके लिए बेचारे हों और गजवा हिंद का सपना पालते हुए पूरी दुनिया में एक तरीके से इस तरह के पत्रकारों की जरूरत है। अब कहां है, कैसे है, अब सुनिए। जिहादी पत्रकार वाली इस जॉब की खासियत यह है कि इसके लिए अपराधी, बलात्कारी, आतंकवादी भी अप्लाई कर सकता है। बस मानसिकता जिहादी वाली होनी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। जिहादी मीडिया के लिए बम्पर ओपनिंग का खुलासा कैसे हुआ। देखिए, ये इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर जो डॉक्यूमेंट है, ये दरअसल बिहार पुलिस की ओर से लिखी गई एक चिट्ठी है। बिहार पुलिस की ओर से लिखी गई चिट्ठी। ये चिट्ठी केंद्र सरकार के अलर्ट के बाद बिहार पुलिस ने अपने सभी जिलों की पुलिस अधिकारियों और रेलवे को सावधान करते हुए चिट्ठी लिखी है। ये जो चिट्ठी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, बिहार पुलिस ने चिट्ठी लिखी। पूरा मामला समझा रहा हूं, वो आपको बेहद सावधानी से मतलब ये चिट्ठी पढ़नी चाहिए। चिट्ठी में लिखा है, ये आपकी स्क्रीन पर चिट्ठी में लिखा है कि सूचना के मुताबिक वेब पोर्टल इस्लामिक ट्रांसलेटर सेंटर, सूचना के मुताबिक इस्लामिक ट्रांसलेशन सेंटर ने यह लिखा है कि प्यारे मुस्लिम भाइयों और बहनों नाम से एक पोस्ट शेयर की है। पोस्ट में अपील की गई है कि क्या जिहादी मीडिया वर्क्स में आपकी रुचि है। ये देखिए आप, ये जो टीवी स्क्रीन पर आपकी जो चिट्ठी है इस वक्त, इसमें ये दरअसल बिहार पुलिस की चिट्ठी है ये, और बिहार पुलिस की चिट्ठी में ये लिखा हुआ है इसके अंदर, ये चिट्ठी मेरे हाथ में भी इस वक्त है और इस चिट्ठी में लिखा हुआ है, अच्छा ये देखिए ये चिट्ठी है इस वक्त और इसमें देखिए लिखा हुआ है, मैं इसको पढ़ देता हूं एक बार। ये चिट्ठी एक बार स्क्रीन पर अगर हम वॉल पर दे दें एक बार भाई, ये चिट्ठी देखिए, ये चिट्ठी है, इसमें लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ साइबर स्पेस से मिली जानकारी के अनुसार वेब पोर्टल इस्लामिक ट्रांसलेशन सेंटर ने प्यारे मुस्लिम भाइयों और बहनों नाम से एक पोस्ट शेयर की है। पोस्ट में अपील की गई है कि क्या जिहादी मीडिया वर्क्स में आपकी रुचि है। ये जो नीचे आप पढ़िए, ये जो नीचे आप पढ़िए, ये चिट्ठी है, इसमें लिखा हुआ है
ये लिखा हुआ है स्पेशल ब्रांच बिहार पटना, आईजीपी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये बिहार में आईजीपी की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है, ऑथेंटिक चिट्ठी है भाई ये। केंद्र सरकार ने अलर्ट दिया, उसके बाद ये चिट्ठी लिखी गई है और इसमें लिखा गया कि इस्लामिक ट्रांसलेशन सेंटर ने एक जॉब ओपनिंग निकाली है और उसमें लिखा है कि क्या जिहादी मीडिया वर्क्स में आपकी रुचि है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है इस्लामिक ट्रांसलेशन सेंटर ने प्यारे मुस्लिम भाई और बहनों नाम से एक पोस्ट शेयर की है। पोस्ट में अपील की गई कि क्या जिहादी मीडिया वर्क्स में आपकी रुचि है, क्या आप ट्रांसलेशन करना चाहते हैं, किसी भाषा के लिए कार्य करना चाहते हैं। आइए मुजाहिद उलमा और उमरा के लेखों के ट्रांसलेशन के हमारे प्रोजेक्ट में शामिल हों। जिहादी मीडिया में योगदान देने के लिए आपके लिए अनोखा अवसर है। जिहादी मीडिया में योगदान देने के लिए ये बिहार पुलिस की तरफ से चिट्ठी लिखी गई और इसमें लिखा गया है कि भाई जिहादी मीडिया में योगदान देने के लिए। अब इसको बहुत सीरियसली लिया जा रहा है, एजेंसीज पुलिस बहुत सीरियसली ले रही है, क्योंकि बिहार में टेरर मॉड्यूल, फुलवारी शरीफ वाला टेरर मॉड्यूल, 2047 पीएफआई वाला डॉक्यूमेंट भी आया था। और उसके बाद अगर इस तरह की कोई रिक्रूटमेंट ड्राइव आप पर चल रही है कि जिहादी मीडिया में शामिल हों और इस तरह से आप आएँ, और इसमें लिखा गया है कि भाई ट्रांसलेशन अगर करना चाहते हैं, किसी भाषा के लिए कार्य करना चाहते हैं, तो आइए मुजाहिद उलमा और उमरा के लेखों के ट्रांसलेशन के हमारे प्रोजेक्ट में आप शामिल हों। जिहादी मीडिया में योगदान देने के लिए ये आपके लिए अनोखा अवसर है। अपने मूल्यवान कार्य से मुस्लिम भाई बहनों को फायदा पहुंचाए। और इसमें नीचे लिखा गया कि कहा जाता है कि मतलब मीडिया जो है आधा जिहाद है, ये इसमें लिखा गया है। बिहार पुलिस के इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी डिवीजन ने लिखा है कि ऊपर की बातों को ध्यान में रखते हुए किसी भी अनहोनी घटना से बचने के लिए आपसे आग्रह है कि अभी सभी एहतियात और सुरक्षात्मक उपाय करें। अब हुआ ये कि इस खुलासे के बाद देखिए हमने भी लगा कि इस वेबसाइट पर जाकर चेक करते हैं भाई ये सब है मटेरियल या नहीं है। हमने भी इस वेबसाइट को खोलकर देखा, इस वेबसाइट पर हूबहू वही बात लिखी है, जिसे लेकर बिहार पुलिस ने अलर्ट जारी किया है कि इनको जिहादी पत्रकार, ये जिहादी क्यों चाहिए। भारत में जिहादी ट्रांसलेटर ढूंढ रहे इस वेबसाइट में दुनिया भर के कुख्यात आतंकवादी की तस्वीर और तकरीर है, वो भी भारत की सभी भाषाओं में। इस वेबसाइट में हिंदुस्तानी मुसलमानों को भड़काने वाली कई बातें लिखी गई हैं और इस वेबसाइट में आतंकवादी अल जवाहरी का उल्लेख भी मौजूद है, जिसमें उसने हिजाब विरोधी प्रदर्शन उसका भी समर्थन किया, मुस्कान का भी समर्थन किया। इस वेबसाइट पर जवाहरी के लेख प्रकाशित किए गए, जिसमें लिखा है कि आज की दुनिया में मानवाधिकार, संविधान का सम्मान और कानून नाम की कोई चीज नहीं है, इस वेबसाइट पर है। वो एक बार चंक अगर हम चला दें वाला भाई। भारत में ये जो वेबसाइट है जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है, ये जिहादी पत्रकार ढूंढ रही है। अच्छा, ये वो चिट्ठी जो आईजीपी बिहार पटना, आईजी बिहार की तरफ से जारी की गई सारे जिलों में, उसके बाद ये सेंटर के अलर्ट के बाद बिहार आईजी की तरफ से जो चिट्ठी जारी की गई, इसमें वेबसाइट का जिक्र था। वो वेबसाइट थी इस्लामिक ट्रांसलेशन सेंटर। इसी के बारे में लिखा गया है कि ये जिहादी पत्रकार ढूंढ रही है। अच्छा, हमको लगा कि ये वेबसाइट क्या आप शायद अवेलेबल हो या ना हो, तो हमने जब इसको वेबसाइट को डालकर देखा, इस्लामिक ट्रांसलेशन, ये देखिए इस्लामिक ट्रांसलेशन सेंटर, जब इसको आप क्लिक कर रहे हैं तो इस्लामिक ट्रांसलेशन सेंटर की वेबसाइट पर जब आप जाते हैं तो ये वेबसाइट खुलती है और यहाँ पर जो इस चिट्ठी में हूबहू वो इसमें लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसको एक बार थोड़ा सा जूम कर दें। डियर मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आर यू इंटरेस्टेड इन कंट्रीब्यूटिंग जिहादी मीडिया वर्क्स। यानी कि जो बिहार पुलिस का जो अलर्ट है सारे जिलों में, बिहार पुलिस के आईजीपी की तरफ से जो इस अलर्ट में भाषा है हूबहू ये वही भाषा अभी भी लिखी हुई है इस्लामिक ट्रांसलेशन सेंटर की वेबसाइट में, जिनको जिहादी पत्रकार चाहिए, देश के मतलब जिहादी पत्रकार। उसमें लिखा हुआ है डियर मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मुस्लिम भाई और बहनों, आर यू इंटरेस्टेड इन कंट्रीब्यूटिंग जिहादी मीडिया वर्क्स। क्या आप जिहादी मीडिया के काम में योगदान देना चाहते हैं। वी आर लुकिंग फॉर ट्रांसलेटर्स विच लैंग्वेज यू कैन वर्क विद, कम लेट्स टेक पार्ट इन आवर प्रोजेक्ट। हमारे प्रोजेक्ट का अब कौन सा प्रोजेक्ट है, क्योंकि बिहार में फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल भी हमने देखा अभी हाल फिलहाल कि जो चीज़ें हुई, और ट्रांसलेशन ऑफ द राइटिंग्स ऑफ मुजाहिद उलमा। अच्छा, इसमें हो ये रहा है कि जितनी तकरीरें हैं आतंकवादियों की, जितनी तकरीरें मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हैं, चाहे अल जवाहरी, ये देखिए, चाहे अल जवाहरी हो, चाहे उसामा बिन लादेन 9/11 जिसने किया, इसके अलावा जितने मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हैं, सबकी जो तकरीरें हैं उसका ट्रांसलेशन यहाँ पर है, पूरा ट्रांसक्रिप्ट है अलग अलग लैंग्वेजेस में। ये जिहादी काम के लिए पत्रकार भारत में, सवाल ये नहीं है कि जो हम बार बार उठा रहे हैं कि इनको जिहादी पत्रकार चाहिए, इनको उम्मीद है कि भारत में ऐसे पत्रकार मिल सकते हैं, बात ये है। और उनको लग रहा है कि भारत में वैकेंसी फुल संभवता हो सकती है, जॉब ओपनिंग है, और बिहार से इसकी शुरुआत हो रही है। बिहार में जो सेंटर की तरफ से अलर्ट गया, फिर बिहार पुलिस ने अलर्ट किया। जब हम वेबसाइट पर गए
तो ये सारे टेररिस्ट, अच्छा ये इसको तो अफगानिस्तान में मारा था, ये आतंकवादी हक्कानी नेटवर्क का, इसको तो अफगानिस्तान में मारा था। इसकी तकरीरें भी ट्रांसलेशन के लिए, अब ये ट्रांसलेशन के काम में, ये प्रोजेक्ट है इस वेबसाइट का, और इस पूरी वेबसाइट में अभी भी ये छपा हुआ है। इसमें शब्द देखिए लिखा हुआ है, आर यू इंटरेस्टेड इन कॉन्ट्रीब्यूटिंग जिहादी मीडिया वर्क्स। ये जिहादी मीडिया के लिए नियुक्तियां, जॉब ओपनिंग है। अच्छा, इसमें सारी भाषाओं का देखिए, इसमें अरेबिक, असमीज़, बांग्ला, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, पश्तो, पर्शियन, पोर्तुगीज, पंजाबी, रोहिंग्या, मतलब किसी भी भाषा, अगर आप किसी भी भाषा को जानते हैं और आप उसमें ट्रांसलेशन कर सकते हैं तो आप करिए। जब हम इसमें हिंदी क्लिक करते हैं, यहाँ पर इसको अगर हम हिंदी क्लिक करते हैं तो फिर ये देखिए ये पन्ना खुलता है और इसमें फिर वही तकरीरें हैं सारी, चाहे वो हक्कानी नेटवर्क से जुड़ा आतंकवादी हो, उसकी सारी ट्रांसलेशन है। ये अल जवाहरी, ओसामा बिन लादेन, अल जवाहरी, हक्कानी नेटवर्क, सारे आतंकवादी। और ये देखिए ये अल जवाहरी। अच्छा, यहाँ पर ये मुस्कान की वो तस्वीर भी बनाई गई है, वो जो हिजाब गर्ल, पोस्टर गर्ल थी हिजाब आंदोलन की, वो उसकी भी तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है। भारत की महान महिला शेख अयामान अल जवाहरी, अल्लाह उसकी रक्षा करे। ये वेबसाइट का जिक्र बार बार, इसको एक अलर्ट जारी किया गया है बिहार पुलिस की तरफ से तमाम जिलों में। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि वेबसाइट पर दुनिया के सबसे कुख्यात आतंकवादियों की तस्वीरें जो हैं हीरो की तरह लगी हुई हैं। वेबसाइट पर दुनिया के हर कुख्यात, खतरनाक और जहरीले आतंकवादी या आतंकवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले, और साथ ही आपको बता दें अमेरिका पर 9/11 अटैक के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को भी आप देख सकते हैं जो तस्वीरें हैं। बल्कि ये नहीं, अलकायदा के अल जवाहरी को भी आप देख सकते हैं, उसकी तकरीरें, उसकी पूरी जो बोलता है उसकी पूरी ट्रांसक्रिप्ट लिखी हुई है, और उसके ट्रांसलेशन के लिए इनको जिहादी पत्रकार चाहिए। वेबसाइट पर तालिबानी नेता हक्कानी की तकरीरों का हर भाषा में अनुवाद मौजूद है। ये वेबसाइट भारत में जिहादी मीडिया के लिए पत्रकार ढूंढ रही है। उसने दुनिया भर के मुसलमानों से जिहाद का रास्ता ढूंढने की अपील की गई है इसमें, और आपसी भेदभाव भुलाकर जिहाद का रास्ता अख्तियार करने की इस वेबसाइट में अपील की गई है कि आइए आपके लिए नौकरियां हैं, मगर क्वालिफिकेशन ये सब है। वेबसाइट इस बात का प्रचार करती है कि मुस्लिमों का खून संसार में सबसे ज्यादा मूल्यवान है, और वेबसाइट में म्यांमार की सेना का उखाड़ फेंकने और रोहिंग्याओं का साथ देने की अपील की गई है इसमें, कि मुस्लिम राष्ट्रवाद जैसी, मतलब इसमें लिखा गया है कि राष्ट्रवाद जैसी बेकार की बातों से ऊपर उठ जाए मुसलमान और जिहादियों का समर्थन करिए। वेबसाइट में जब आप जाएंगे तो उसकी जो आप पढ़ेंगे, वेबसाइट में सब लिखा हुआ है कि राष्ट्रवाद जैसी बातों से ऊपर उठ जाए मुसलमान, और इन बातों में कुछ नहीं रखा है। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में जब ये बिहार पुलिस की चिट्ठी आई सामने, जो मेरे इस वक्त हाथ में है, जब ये चिट्ठी सामने आई, सेंटर ने अलर्ट करा, तो ये भी पता चला कि वेबसाइट के जरिए बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत में मुस्लिम युवाओं को इस तरह से जिहाद के लिए उकसाया जा रहा है। जॉब ओपनिंग है, नौकरियां ही नौकरियां, मुस्लिम युवाओं को वैचारिक साइनाइड, मतलब आप समझिए किताबों और पैम्फलेट के जरिए उपलब्ध भी उनको कराया जा रहा है। और ये बिहार पुलिस ऐसे जिहादियों को ट्रैक करने की अब कोशिश भी कर रही है कि ये लोग कौन है, कहाँ ये भारत में क्या कर रहे हैं। और बिहार में फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल हम भूल नहीं सकते हैं। सोचिए वेबसाइट भारत में चल रही है, भारत में जिहादी पत्रकार ढूंढे जा रहे हैं, ऐसे पत्रकार जो इस वेबसाइट के लिए काम कर रहे हैं, आतंकवादियों को मतलब उनका महिमा मंडित उनको करें। शायद इस वेबसाइट के लिए काम करने वाले कुछ लोग मीडिया में भी, इनको लगता है कि मीडिया का एक बड़ा वर्ग होगा भारत में जो शायद हमारी लाइन को टो करेगा और हमारी विचारों से समर्थन होगा वैसे, और ऐसे लोगों को ढूंढना शायद ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगा इन लोगों के लिए। मतलब ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग की खबरें मीडिया में दबाते हैं, मतलब, और ये लोग भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों का भी बचाव एक तरीके से करते हैं फेक वीडियो बताकर। ऐसे जिहादी पत्रकारों ने दिल्ली दंगों का सच छिपाया था और 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने वाली साजिश को कपोल कल्पना भी बताया था। जिहादी मीडिया में पत्रकारों की भर्ती की तरह ही जुलाई में खुलासा भी हुआ था, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि प्रतिबंधित कट्टरपंथी संगठन पीएफआई ने 2047 तक भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का रोड मैप तैयार किया हुआ है। बिहार पुलिस को पीएफआई का एक डॉक्यूमेंट मिला था जिसका शीर्षक था 2047 इस्लामिक शासन की ओर, और इस डॉक्यूमेंट में लिखा था कि 2047 में आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, भारत में नई शुरुआत होगी। 2047 सब बिहार में हुआ था, इसलिए बिहार में ये चिट्ठी आई है, इसलिए बताना जरूरी। और उसमें लिखा था 2047 तक ब्रिटिश काल में छीनी गई मुस्लिम सत्ता वापस मिलेगी। 2047 मुस्लिम हुकूमत के लिए बहुसंख्यक मतलब होने की जरूरत नहीं है, इसमें यह नहीं कि बहुसंख्यक होने की, 10% भी मुसलमान अगर साथ आ गए तो कायर बहुसंख्यक हिंदू घुटनों पर आ जाएंगे। ये लिखा है इस डॉक्यूमेंट में 2047 पीएफआई का डॉक्यूमेंट। 10% मुसलमान भी साथ दे तो पीएफआई इस्लाम का गौरव वापस लाएगा। ये सब इस डॉक्यूमेंट में बिहार को लेकर ही ये खबर थी।
आपके लिए मतलब सोचने वाली बात हमारे लिए है कि 2047 की डेट भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए बेहद गुपचुप तरीके से दी गई थी, लेकिन जिहादी पत्रकारों की भर्ती तो यहाँ खुल्लम खुल्ला चल रही है। बात ये समझिए इसको, ये बहुत ही खतरनाक है, इसलिए बताना बहुत जरूरी था कि पहले तो ये सब हो रहा था कि 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्लान, वो तो गुपचुप तरीके से हो रहा था, पकड़े गए, पकड़ लिया, फिर पीएफआई का डॉक्यूमेंट आ गया, लेकिन यहाँ नियुक्तियां खुल्लम खुल्ला चल रही है। केंद्र सरकार के अलर्ट और बिहार पुलिस के खुलासे के बाद भी ये वेबसाइट ओपन हो रही है, हमने ओपन करी है भाई। इसमें अभी भी जिहादी पत्रकारों की भर्ती का एडवर्टीजमेंट देखा जा सकता है। इसमें लिखा गया है कि जिहादी मीडिया वर्क्स, आर यू इंटरेस्टेड इन कंट्रीब्यूटिंग जिहादी मीडिया वर्क्स, ये उसकी ये चिट्ठी है बिहार पुलिस की। और इसलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सरकार, सेंटर इस वेबसाइट को बंद करे, बंद होनी चाहिए। इन लोगों की तलाश की जाए जो इस वेबसाइट के जरिए काम करते हुए भारत में रहते हुए भारत के खिलाफ जहर फैला रहे थे। वैसे खबर समझिए, खबर यह भी नहीं है कि इनको जिहादी पत्रकार चाहिए, इस्लामिक ट्रांसलेशन सेंटर हो सकता है इनका एजेंडा हो कि इनको जिहादी पत्रकार चाहिए। खबर यह है कि इन्हें उम्मीद है कि भारत में भारत के खिलाफ जिहाद करने वाले लोग बड़ी आसानी से मिल भी जाएंगे, इनको ये उम्मीद है। जॉब ओपनिंग निकालिए, सोचिए ना, भारत में ही जिस तरह से भारत के खिलाफ जिहादी पत्रकार ढूंढे जा रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ये समझिए, एक चीज आपको बताना बहुत जरूरी कि इस्लामिक ट्रांसलेशन सेंटर से पहले ये काम अमेरिका का प्रतिष्ठित अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स भी कर रहा है। ये वही न्यूयॉर्क टाइम्स है जो लगातार भारत विरोधी लेख लिख रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत विरोधी दुष्प्रचार में जी जान से लगा हुआ है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने पहले किस तरह से पत्रकारों की मांग की थी, उनको कैसे पत्रकार चाहिए थे, वो अब आपको बताते हैं। इनको तो जिहादी पत्रकार चाहिए थे इंडिया में, अब न्यूयॉर्क टाइम्स को कैसे पत्रकार चाहिए थे। पिछले साल दरअसल जुलाई के महीने में न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत विरोधियों, मोदी विरोधियों, हिंदू विरोधियों और राष्ट्रवाद से नफरत करने वालों के लिए इंटरनेशनल ओपनिंग निकाली थी। ये जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त चल रही है, ये ओपनिंग साउथ एशिया बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के लिए निकाली गई थी। यहां तक तो ठीक था, जिसमें इस अखबार ने बताया था कि नौकरी के लिए जो व्यक्ति चुना जाएगा उसे दिल्ली में रहकर काम करना होगा। यहां तक भी ठीक है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भर्ती के लिए जो विज्ञापन निकाला था उसमें समझाया गया था कि नौकरी के लिए सही कैंडिडेट वही होगा जो एंटी इंडिया लेख लिख सके, भारत विरोधी, मतलब भारत के पत्रकार आप आए, आप हमारे साथ नौकरी करें न्यूयॉर्क टाइम्स में, लेकिन क्वालिफिकेशन हो एंटी इंडिया, भारत विरोधी लेख लिख सके। अखबार ने बताया था कि उसे क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला व्यक्ति भी मंजूर होगा। जी हां, आपराधिक पृष्ठभूमि का होगा तो भी चलेगा। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने जब नौकरियां निकाली थी भारत में पत्रकारों के लिए, और हो सकता है कई मिल भी गई हो कईयों को नौकरियां, बस शर्त यह है कि कैंडिडेट ऐसा लेख लिख सके जिससे भारत के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदनामी हो। एंटी इंडिया जर्नलिस्ट चाहिए था इनको। और एडवर्टीजमेंट में क्या एजेंडा था ये जानकर आप चौंक जाएंगे, जो बताऊंगा आपको। एडवर्टीजमेंट में लिखा था कि भारत में विभिन्न संस्कृतियां एक साथ रहती हैं, अलग अलग विश्वास के लोग साथ में रहते हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा था। जॉब ओपनिंग में प्रधानमंत्री मतलब मोदी का नजरिया बिल्कुल अलग। मोदी कट्टर राष्ट्रवाद के पक्षधर हैं, हिंदू बहुसंख्यकों पर आधारित सोच वाली सरकार है और भारत में विचारों और मीडिया पर निगरानी है। भारत में मीडिया पर सख्ती बढ़ती जा रही है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवालिया निशान है, भारत में निजता की सुरक्षा पर सवालिया निशान है और भारत का भविष्य चौराहे पर खड़ा है। मोदी कट्टर राष्ट्रवाद कर रहे हैं और हिंदू बहुसंख्यक हावी हैं। इन न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी जो एड निकाली उसमें था जॉब ओपनिंग, इनको कैसे पत्रकार चाहिए थे। तो न्यूयॉर्क टाइम्स के एडवर्टीजमेंट में साउथ एशिया बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के लिए जो बातें लिखी गई उससे देखकर लगता है कि जो कट्टर हिंदू विरोधी हो वो चलेगा, इनको मोदी विरोधी हो वो भी चलेगा, मतलब उसे ही नौकरी मिल पाएगी। इस विज्ञापन से न्यूयॉर्क टाइम्स का एजेंडा साफ था, अभी जिहादी पत्रकार और अब इनको एंटी इंडिया पत्रकार। शायद अखबार चाहता था कि भाई एक तरीके से उसे पत्रकार के रूप में ऐसा एजेंट मिले जो मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाए, भारत में रहकर भारत के खिलाफ लिखे, ऐसे व्यक्ति उसके लिए काम करें जो भारत विरोधी दुष्प्रचार को बढ़ावा दे। ऐसा व्यक्ति न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ जुड़े जो टुकड़े टुकड़े गैंग की मदद कर सके। और इनको भरोसा है कि हैं, इनको भरोसा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने वक्त पर अपनी भारत विरोधी सोच का सबूत भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही G20 में रूस यूक्रेन युद्ध रोकने की अपील की थी ना, भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की थी और युद्ध रोकने की अपील की, भले ही नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा भारत और चीन की भूमिका ऐसे देशों के तौर पर उभर रही है जो आर्थिक रूप से रूस की मदद कर रहे हैं। 14 फरवरी 2021 को पुलवामा हमले को न्यूयॉर्क टाइम्स ने आतंकवादी हमले की बजाय सिर्फ विस्फोट बताया था। ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो हम बता रहे हैं।
और मंगल मिशन का मजाक उड़ाया था। ये देखिए, एलिट स्पेस मिशन और भारत धोती पहन के गाय के साथ बाहर खड़ा हुआ, इस पर इंडिया लिखा था। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का असली चेहरा है, इसलिए इनको एंटी इंडिया जर्नलिस्ट चाहिए होते हैं। 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव से जोड़ने की कोशिश की। न्यूयॉर्क टाइम्स अपने लेख में यह भी लिख चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि के लिए खतरा है। न्यूयॉर्क टाइम्स लेख लिखकर कहता है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने के करीब पहुंच रहा है। अनुच्छेद 370 की समाप्ति को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स में रिपोर्ट छपती है कि कश्मीर में हजारों मुस्लिम हिरासत में हैं, और यही न्यूयॉर्क टाइम्स अब एंटी इंडिया जर्नलिस्ट चाहता था, जो भारत के मिशन मंगलयान का भी मजाक उड़ाकर माफी मांग चुका है। इससे साफ है कि न्यूयॉर्क टाइम्स भारत में क्यों दुष्प्रचार पत्रकार ढूंढता है। न्यूयॉर्क टाइम्स भारत के खिलाफ जो एजेंडा चलाना चाहता है, वो एक तरीके से आपने देखा कि जिहादी पत्रकार चाहिए, और अब इनको ये बताना जरूरी था कि एंटी इंडिया जर्नलिस्ट भी इनको चाहिए होते हैं। और अब आगे बढ़ेंगे। अब एक और खबर जो आपके लिए बहुत जरूरी, मैं एक नाम लूंगा, लचित बरफुकन को जानते हैं आप? पूर्वोत्तर के शूरवीर की कहानी, इतिहास के पन्नों से लचित अचानक से क्यों गायब हो गए? मतलब हमारी इतिहास की किताबों में औरंगजेब जैसे क्रूर मुगल शासकों की शान से बहुत कसीदे गढ़े गए, जिसकी बदौलत आज बच्चा बच्चा इन मुगल शासकों के बारे में जानता है। एडवर्टीजमेंट भी बनी है, उसमें आपको रटा दिया जाता है, इसका बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, मखमली त्वचा वाली ऐड याद है आपको? रटा दिया जाएगा आपके दिमाग में। लेकिन क्या आप औरंगजेब की शक्तिशाली सेना को हराने वाले पूर्वोत्तर के सूर्यवीर लचित बरफुकन को जानते हैं? ये नाम शायद पहली बार सुना होगा आप में से, सुना ही नहीं होगा आपने। लचित बरफुकन, इनको जानते हैं आप? क्या आपने इतिहास की किताबों में कभी औरंगजेब के 30,000 सैनिकों, 15,000 तीरंदाजों, 18,000 घुड़सवारों और 1,000 तोपों को असम से खदेड़ने वाले लचित बरफुकन के बारे में कभी पढ़ा, नाम भी सुना कभी? आज देश पूर्वोत्तर के सूर्यवीर और औरंगजेब को धूल चटाने वाले लचित बरफुकन की 400वीं जयंती मना रहे। नाम भी नहीं सुना होगा आप लोगों ने, आपने नाम सुना होगा, कई बार नाम सुना होगा कि इसका बेटा हुमायूं, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर। एड्स आती थी, रटा दिया जाता था आप लोगों को दिमाग में, याद है ना वो ऐड? लेकिन ये लचित बरफुकन की 400वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं। ये गौरवशाली इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया। लोग कहते हैं कि बाएं हाथ से इतिहास लिखा गया ना, लेकिन इतिहास की किताबों में इस महानायक को वो जगह नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। असम के लोग तो हमेशा से लचित बरफुकन को अपना हीरो मानते आए हैं, लेकिन असम के बाहर उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जबकि लचित वो योद्धा थे जिन्होंने ग्लोरीफाइड डकैत औरंगजेब का अहंकार धूल में मिलाकर रख दिया था। ग्लोरीफाइड डकैत औरंगजेब का अहंकार धूल में मिटा दिया था। लचित बरफुकन का जन्म आज से 400 साल पहले 24 नवंबर 1622 को आज के असम में हुआ था। सैकड़ों साल पहले असम को अहोम के नाम से जाना जाता था, अहोम, और वहां रहने वाले लोगों को भी अहोम कहते थे। लचित बरफुकन के जन्म से 6 साल पहले यानी कि 17वीं सदी की शुरुआत में मुगलों ने भारत के पूर्वी राज्यों पर कब्जा करने की लड़ाई शुरू कर दी। मुगलों की नजर इन राज्यों में उपलब्ध हाथी के दांत, काली मिर्च, गोल्ड डस्ट और कस्तूरी जैसी चीजों पर थी। मुगलों की नजर थी, इन सभी चीजों को बहुमूल्य माना जाता था। पूर्वोत्तर के राज्य इन संसाधनों से भरपूर थे। इसी को देखते हुए मुगलों ने आज के असम और उस समय के अहोम राज्य से सटे कोच पर अपना कब्जा जमा लिया। यह साल 1616 की बात है, लेकिन यानी लचित बरफुकन के जन्म से 6 साल पहले की। असम के संसाधनों को मुगलों के कब्जे से छुड़ाने के लिए अहोम सेना ने मुगल सेना के खिलाफ युद्ध छेड़ा, जिसे समधारा की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। समधारा, इसे समधारा की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। इस लड़ाई में अहोम सेना को जीत मिली। इस युद्ध में के बारे में मुगल सेनापति मिर्जा नाथन ने अपनी किताब भारस्तान ए घायली में लिखा था। उन्होंने क्या लिखा था कि युद्ध में मुगलों के 1700 सैनिक मारे गए, 3400 घायल हुए, 9000 लोगों को बंदी बना लिया गया था। इसके बाद 1618 में मुगल और अहोम एक बार फिर से टकराए। अहोम मतलब आज का असम, लेकिन इस बार अहोम सेना की हार हो गई। 1639 के बीच मुगलों और अहोम के बीच कुछ समझौते भी हुए और संघर्ष भी लगातार चलता रहा। इस दौरान असम के राजा प्रताप सिंह थे, जो मुगलों की चाल को समझ चुके थे। उन्होंने मुगलों से समझौता तो किया, लेकिन इस बीच अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए भी जुट गए। उन्होंने पाइका सिस्टम को मजबूत किया। पाइका, इसमें भूमि की रक्षा करने वाले युवा
सैनिक शामिल होते हैं। समझिएगा इसको, इसका भी आज का संदर्भ आपको बताऊंगा। दरअसल इसमें भूमि की रक्षा करने वाले युवा सैनिक शामिल होते हैं। इसके लिए बेरोजगार युवकों को उनका सेना में रजिस्ट्रेशन कराया गया था। मतलब आज के जमाने की अग्निपथ स्कीम भी आप इसको कह सकते हैं। बहुत विरोध हो रहा है ना, वहां उस वक्त भी हुआ था। उस वक्त अग्निपथ एक तरीके से आप कह सकते हैं। लेकिन 1641 में राजा प्रताप की मृत्यु हो गई। इसके बाद 1648 में जयध्वज अहोम साम्राज्य के राजा बने। जयध्वज ने दिल्ली में शाहजहां के बेटों के बीच की लड़ाई का फायदा उठाते हुए मुगलों को असम से खदेड़ दिया और अपनी सीमा गुवाहाटी तक फैला ली। इसके बाद एक बार फिर मुगलों और अहोम सेनाओं के बीच भीषण लड़ाई शुरू हो गई और औरंगजेब ने बंगाल के सूबेदार मीर जुमला को गुवाहाटी पर वापस कब्जा करने का आदेश दिया। इसके बाद मीर जुमला ने अहोम साम्राज्य की आंतरिक कलह का फायदा उठाते हुए सिहोम के सिमूलगढ़, समधारा और उसकी राजधानी गढ़गांव पर एक तरीके से कब्जा कर लिया और बड़ी संख्या में हाथी, सोने चांदी के सिक्के और 1000 जहाज कब्जे में ले लिए। इसके बाद अहोम राजा जयध्वज की सेना और मुगलों के बीच फिर से युद्ध होता है, जिसमें अहोम बुरी तरह हार जाते हैं। इसके बाद मीर जुमला के साथ 9 जनवरी 1663 को हुई, ये आप समझिए गिलजारी घाट की संधि के तहत जयध्वज को अपनी बेटी और भतीजी को मुगल हरम में भेजना पड़ता है और 1 लाख रुपए के साथ कई क्षेत्र भी गंवाने पड़ते हैं। राजा ध्वज के कई मंत्रियों को बंधक बना लिया जाता है। इस हार और बेइज्जती से दुखी होकर जयध्वज आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन मरने से पहले वो अपने चचेरे भाई और साम्राज्य के अगले उत्तराधिकारी चक्रध्वज सिंह से मुगलों से उनके अपमान का बदला और उन्हें असम से बाहर फेंकने का वचन ले लेते हैं। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है पूर्वोत्तर के सूर्य कुमार लचित बरफुकन की। चक्रध्वज सिंह मीर जुमला से मिली हार के बाद बिखरी हुई सेना को एकत्रित करते हैं, नए किलों का निर्माण कराते हैं, खाने का सामान और हथियारों का जखीरा जमा करवाना शुरू करते हैं और लचित बरफुकन को अपना कमांडर इन चीफ बनाने का सबसे बड़ा फैसला करते हैं। लचित बरफुकन ने कमांडर रहते ही सेना में जान फूंक वो दे देते हैं और एक ऊर्जा से भरी सेना तैयार करते हैं। इस बीच साल 1667 में गुवाहाटी का नया फौजदार फिरोज खान अपनी मांग पूरी करवाने के लिए दबाव डालने लगता है। इसके बाद चक्रध्वज अगस्त 1667 में लचित बरफुकन के नेतृत्व में अपनी सेना को गुवाहाटी पर कब्जा करने के लिए भेज देते हैं। इसके लिए एक विशेष रणनीति बनाई जाती है और अहोम सैनिक ब्रह्मपुत्र के दोनों छोरों को कवर करते हुए आगे बढ़ते हैं। नवंबर तक लचित बरफुकन के नेतृत्व में अहोम सेना मुगलों के कब्जे वाले इलाके को वापस लेते हुए गुवाहाटी तक पहुंच जाती है। फिर गुवाहाटी में भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। अहोम की नौसेना मुगलों को चारों ओर से घेर लेती है। फिरोज खान को बंदी बना लिया जाता है। इस बार इसी तरह गुवाहाटी एक बार फिर अहोम के कब्जे में आ जाता है। मुगल बादशाह औरंगजेब को 19 दिसंबर 1667 को जब इसकी खबर मिलती है तो वो अंबर के राजा रामा सिंह के शाही सेना के साथ असम पर कब्जा करने का आदेश देता है। राजा राम सिंह 4000 सैनिकों, 1500 आप समझिए अहादी यानी कि स्पेशल फोर्स के सैनिक और 30,000 पैदल सैनिकों, 21 राजपूत प्रमुखों की सैन्य टुकड़ियां, 18,000 घुड़सवारों को, 2000 तीरंदाजों और 40 मतलब पूरी टुकड़ी भेज दी जाती है पूरी फौज के साथ। 27 दिसंबर 1667 को असम कूच करते हैं। पहाड़ियों से घिरे गुवाहाटी को जंग के मैदान के तौर पर जाना जाता है। पूर्व में एंट्री का एकमात्र रास्ता ब्रह्मपुत्र नदी से होकर गुजरता था। इस बीच अहोम सराय घाट पर मुगलों की नौसेना को रोकने का प्लान बनाते हैं। यह रास्ता सिर्फ 1 किलोमीटर चौड़ा था। मुगल सैनिक युद्ध के लिए पानी का रास्ता चुनते हैं, लेकिन पानी के रास्ते युद्ध करना मुगल सेना और कमजोर पक्ष था और यह फैसला औरंगजेब की सेना के लिए आत्मघाती साबित होता। 2 साल बाद यानी कि 1669 को मुगल सेना मानस नदी के तट पर पहुंचती है, लेकिन वहां अहोम सैनिक मुगल सेना के सामने टिक नहीं पाते। लचित बरफुकन अपनी सेना की स्थिति देखकर गुवाहाटी से पीछे हटने का फैसला लेते हैं। युद्ध टलता हुआ देख मुगल सेना लापरवाह हो जाती है और इस वजह से लचित को नई रणनीति बनाने के लिए समय मिल जाता है। अब समझिएगा, जब लचित बरफुकन युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं तो वो राम सिंह को संदेश भिजवाते हैं कि गुवाहाटी के लिए अहोम अपनी अंतिम सांस तक लड़ने के लिए तैयार है। और फिर कुछ दिनों के बाद ही युद्ध शुरू हो जाता है और अहोम सेना को कई मोर्चों पर जीत मिलने लगती है। अहोम सेना की सफलता से बौखलाए राजा राम सिंह अपने सबसे अनुभवी घुड़सवारों की फौज को युद्ध मैदान में उतार देते हैं और इसके बाद हुए नरसंहार में 10,000 अहोम सैनिक मर जाते हैं। इस बीच राजा चक्रध्वज की भी मृत्यु हो जाती है और उनके भाई उदयत्य सिंघा राजा बन जाते हैं। वो गुवाहाटी का फैसला
अपने कमांडरों पर छोड़ देते हैं। उसके बाद वो फिर मैदान में कूदते हैं और इस बार वो फिर मुगलों को धूल चटाते हैं और पूरे आसाम से मुगलों को खदेड़ दिया जाता है, लेकिन उनके नाम को इतिहास की किताबों में एक तरीके से खो दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया। देश नहीं झुकने देंगे देख रहे हैं, लेकिन जाते जाते एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लचित बरफुकन को लेकर क्या कहा वो सुनना बहुत जरूरी है।